हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वर्ष 2023 की अगस्त महीने की प्रतियोगिता दर्पण की नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसके पूर्व में जनवरी से लेकर जुलाई तक की प्रतियोगिता दर्पण नोट्स को डिस्कस किया जा चुका है। उसके डिस्कशन का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग उसे जाकर देख सकते हैं। देखिए, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जनवरी से लेकर अभी तक का, जब तक कि आपके एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाती है तब तक की हर एक महीने की प्रतियोगिता दर्पण का नोट्स आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, ताकि करेंट अफेयर सेक्शन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में अगस्त महीने की प्रतियोगिता दर्पण नोट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें NIRF की जो रैंकिंग जारी की गई है वह सबसे पहला पॉइंट है। यह रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2023 के नाम से जानी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत यह इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की गई है। इसके अंतर्गत ओवरऑल श्रेणी में अगर देखा जाए तो IIT मद्रास पहले स्थान पर है और IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। यह ओवरऑल श्रेणी में है। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी श्रेणी में देखा जाए तो IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर है। कॉलेज वर्ग में देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस या गर्ल्स कॉलेज है, यह पहले स्थान पर है। और अगर मैनेजमेंट में देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल पर है। अगर टेक्नोलॉजी लेवल पे देखा जाए तो IIT मद्रास पहला स्थान पर आएगा। ठीक है, तो NIRF रैंकिंग के तहत ओवरऑल श्रेणी में आप लोग ज्यादा याद रखें, ये ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। ओवरऑल श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास और दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु स्थित है। अगला पॉइंट है, हरियाणा सरकार के द्वारा एक स्कीम जारी की गई है, एक स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम का नाम है प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है। बहुत बेहतरीन स्कीम है यह। बेसिकली अगर देखा जाए तो वृक्षों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो क्या है स्कीम का नाम? प्राणवायु देवता पेंशन योजना। किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? हरियाणा सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में उसे प्रदान की जाती है। इसके अलावा हरियाणा सरकार के द्वारा एक और हाल ही में स्कीम लॉन्च की गई है। इसके अंतर्गत पद्म पुरस्कार विजेता कोई अगर है हरियाणा राज्य में तो हरियाणा सरकार के द्वारा उसे 10,000 रुपये की मासिक पेंशन उसे प्रदान की जाती है। ठीक है, ये पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है हरियाणा सरकार। और इसके अलावा प्राणवायु देवता पेंशन योजना, इसके तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये मासिक पेंशन प्रदान किए जाने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। तो ये दोनों स्कीम को आप लोग याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है, दिव्य कला मेला का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से है? दिव्य कला मेला, इसका संबंध सहकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से है। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है, एबंडेंस इन मिलेट्स गीत प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय मूल की गायिका फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर जागरूकता हेतु इसे गाया गया है। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत, आप लोग इसे याद रखेंगे। और अगला जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से एक प्रश्न बनने की अधिक संभावना है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान विधेयक 2023, शॉर्ट में इसे NRF बिल के नाम से कहा जा सकता है। इसकी कैबिनेट ने हाल ही में स्वीकृति प्रदान की है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह विश्वविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देना। इस स्कीम की जो अवधि है वह 5 साल तक वैलिड रहेगा, 2023 से लेकर 2028 तक। इसके तहत सरकार के द्वारा 50,000 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 14,000 करोड़ रुपए जो होगा वह सरकार के द्वारा दी जाएगी और 36,000 करोड़ रुपए जो होगा वह निजी क्षेत्रों के द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी कि कुल 50,000 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत। इसका जो अवधि है 2023 से 2028 यानी कि 5 वर्ष की इसकी अवधि है। 50,000 करोड़ रुपया, 14,000 करोड़ सरकार के द्वारा, 36,000 करोड़
निजी क्षेत्र के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री इस एनआरएफ के गवर्निंग बॉडी के पदेन अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष कौन होंगे? केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। यानी कि एनआरएफ के तहत जो गवर्निंग बॉडी बनेगी उसके हेड जो होंगे वह प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा यानी कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष पद पर दो लोग होंगे, एक साइंस एंड विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और दूसरा शिक्षा मंत्री। ये दोनों जो होंगे उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है क्यूएस रैंकिंग 2024। विश्व के शीर्ष 1500 विश्वविद्यालयों में भारत के 45 संस्थान हैं। यानी कि 1500 विश्व के कुल 1500 टॉप इंस्टीट्यूट में भारत के सिर्फ और सिर्फ 45 इंस्टीट्यूट उसमें स्थित हैं, जिनमें से टॉप 200 में भारत के सिर्फ 2 स्थान हैं। पहला भारत का टॉप आईआईटी बॉम्बे 149 रैंक के साथ और आईआईटी दिल्ली 197 रैंक के साथ। यानी कि आईआईटी बॉम्बे भारत का पहला है लेकिन विश्व में 149वां स्थान है, और आईआईटी दिल्ली भारत में दूसरा लेकिन विश्व में 197वां स्थान है। यानी कि टॉप 200 में भारत के सिर्फ ये 2 संस्थान स्थित हैं। टॉप 1500 में भारत के 45 संस्थान स्थित हैं। अगर टॉप वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज देखा जाए तो MIT यूएसए का टॉप 1 नंबर पर है, यूके का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पर है और यूके का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। ये टॉप 3 वर्ल्ड इंस्टीट्यूट्स है। ठीक है, तो टॉप 3 हमने बता दिया। टॉप 200 में भारत के सिर्फ 2 हैं, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है भारत के माननीय राष्ट्रपति की पहली विदेशी दौरा से संबंधित, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है हाल ही में राष्ट्रपति ने सूरीनाम और सर्बिया की यात्रा की है, और सूरीनाम की जो यात्रा है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली विदेश यात्रा है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश की पहली विदेशी यात्रा की, यानी कि पहली विदेश यात्रा राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू की, वह सूरीनाम की विदेश यात्रा रही है। उन्होंने सूरीनाम और सर्बिया की दौरा 4 से 9 जून 2023 के बीच में उन्होंने दौरा की है। भारतीय प्रवासियों के सूरीनाम प्रवास के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था। कहां पर? सूरीनाम में। क्यों आमंत्रित किया गया? क्योंकि सूरीनाम प्रवास के जो भारतीय प्रवासी थे उनको सूरीनाम गए हुए 150 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो इस उपलक्ष्य में वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उसमें चीफ गेस्ट के रूप में इंडियन प्रेसिडेंट को इनवाइट किया गया था। अभी सूरीनाम के अगर राजधानी सूरीनाम की देखा जाए तो पारामारिबो यह सूरीनाम की राजधानी है और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण घटना है जो महत्वपूर्ण है, वह है सूरीनाम के राष्ट्रपति ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से राष्ट्रपति को सम्मानित किया। भारतीय राष्ट्रपति को उन्होंने सम्मानित किया। किसने? सूरीनाम के राष्ट्रपति ने सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ येलो स्टार से संबोधित किया। इसके बाद सूरीनाम की दौरा के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सर्बिया दौरा पर गए। सर्बिया की राजधानी कहां पर है? बेलग्रेड में सर्बिया की राजधानी है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। देखिए, इसके पहले जब हमने जून का वीडियो डिस्कस किया था प्रतोत्तर दर्पण का, तो नेपाल के राष्ट्रपति की हमने भारत यात्रा की चर्चा की थी, लेकिन अगस्त महीने के प्रतोत्तर दर्पण में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत दौरे की हम लोग चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण समझौते की हम लोग चर्चा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड अभी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 31 मई से 3 जून के बीच में भारत दौरे पर आए थे। नेपाल के नए प्रधानमंत्री की पहली विदेश दौरा है, इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भारत में संपन्न हुई। बताइए वर्तमान समय में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं? ठीक है, तो पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस दौरे के दौरान भारत और नेपाल के बीच
अरुण जल विद्युत परियोजना पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। इसके अलावा वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट बिजली का आयात करता है। इसे अगले एक दशक में 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। यह डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र भी वहां पर स्थापित करेगा। नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी से अमलेखगंज तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक किया जाएगा। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पेशली किसी विदेशी राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उनके दौरे होते हैं तो दौरे की तिथि और क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए इसे आपको अच्छे से कंप्लीट करना होगा। तो हमने देखा भारतीय राष्ट्रपति की सूरीनाम और सर्बिया दौरा को हमने देखा। इसके बाद हमने नेपाल के प्रधानमंत्री के भारत दौरे को भी देखा और इसी महीने में जून में ही भारतीय प्रधानमंत्री की अमेरिका और मिस्र दौरा भी संपन्न होती है। कब? 20 से 24 जून 2023 के बीच अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। इसके पूर्व हालांकि अमेरिका की राजकीय यात्रा करने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री बने। इसके पहले 2009 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी। नरेंद्र मोदी की इस काल में, नरेंद्र मोदी के जो टेन्योर में इनकी पहली अमेरिका जो है राजकीय यात्रा होगी। लेकिन ओवरऑल भारत के इतिहास में देखा जाए तो यह प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी राजकीय दौरा हुआ। पहले नंबर पर मनमोहन सिंह 2009 में और अभी नरेंद्र मोदी। इनसे पूर्व भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने भी 1963 में अमेरिका की राजकीय यात्रा की थी, लेकिन वो राष्ट्रपति के रूप में। प्रमुख महत्वपूर्ण जो समझौते हुए उसे हम लोग संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के द्वारा तेजस युद्धक विमानों हेतु इंजन बनाने के लिए समझौता किया गया। अमेरिका की किस कंपनी के द्वारा? जीई एरोस्पेस के द्वारा। आप लोग इस कंपनी का नाम याद रखिएगा। अगला, माइक्रोन के द्वारा अहमदाबाद में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में, या अमेरिका नहीं, माइक्रोन के द्वारा हाल ही में भारत के किस स्थान पर सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने की घोषणा की गई? तो आपको याद रखना होगा गुजरात के अहमदाबाद में। तो ये शहर का नाम याद रखिए और ये यहाँ पर कंपनी का नाम याद रखिए। अगला, नासो के आर्टेमिस मिशन में भारत शामिल हुआ है, जिसके तहत वर्ष 2024 में नासा एवं इसरो ने संयुक्त रूप से आईएसएस में संयुक्त मिशन भेजने पर दोनों देशों ने सहमति जताई है। तो किस वर्ष में? 2024। अगला काफी महत्वपूर्ण है, भारत द्वारा सिएटल में वाणिज्यिक दूतावास तथा अमेरिका के द्वारा भारत के अहमदाबाद और बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के दौरान भारत ने अमेरिका के किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास खोलने पर अपनी सहमति जताई? तो भारत ने अमेरिका के सिएटल में और अमेरिका ने भारत के अहमदाबाद और बेंगलुरु में वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है 22 जून, ये डेट याद रखिए। 22 जून को भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन हुआ। कब? 22 जून को। दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। इसके पूर्व इन्होंने जब अमेरिका दौरा किया था तो उस समय अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया था। तो अपने कार्यकाल के दौरान दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। इन्होंने हाल ही में 22 जून को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। इसके बाद अमेरिका के बाद उन्होंने मिस्र यात्रा की। 24 जून को मिस्र की यात्रा पर गए। मिस्र की पहली राजकीय यात्रा उनकी थी। मिस्र में उन्होंने 11वीं शताब्दी की अल हबीब मस्जिद का उन्होंने दौरा किया था। यह बेसिकली भारत के बोहरा समुदाय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मिस्र की इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री को मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान का संबंध किस देश से है? तो मिस्र से। अगला, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में
प्राण गंवाने वाले सैनिकों की स्मृति में यूएन में मेमोरियल वॉल स्थापित करने का प्रस्ताव यूएनजीए ने 14 जून 2023 को स्वीकार कर लिया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा और 2 वर्ष की अवधि के लिए चुने गए हैं, जिनमें अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुआना और स्लोवानिया, ये 5 देश जो है इसमें शामिल है। यानी कि यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य के रूप में 5 देश चुने गए हैं, जिनमें अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी कोरिया, गुआना और स्लोवेनिया शामिल है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल होगा, अर्थात ये 2 वर्ष के लिए चुने गए हैं। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा, शॉर्ट में IMD के द्वारा जारी की जाती है। विश्व के कुल 64 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है वह 60वां है। इसके पूर्व भारत का स्थान 37वां था, लेकिन इस बार 2023 की सूचकांक में भारत का स्थान 40वां है। पहले स्थान पर डेनमार्क स्थित है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड और तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो कि IMD अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी की गई, इसमें टॉप 3 कंट्री में डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड स्थित है। भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया और अंतिम 64वां स्थान वेनेजुएला को प्राप्त हुआ है। तो इसे आप लोग डेटा को याद रखेंगे। अगला है वित्त मंत्रालय के CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा GDP का 6.4% है। वहीं राजस्व घाटा 3.9% और प्रभावी राजस्व घाटा 2.8% है। किसका डेटा है? वित्त मंत्रालय के CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा जारी की गई डेटा के अनुसार राजकोषीय घाटा 6.4%, राजस्व घाटा 3.9% और प्रभावी राजस्व घाटा 2.9%। किस वर्ष के लिए? वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है सर्वाधिक टेलीडेंसिटी कहां पर देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक टेलीडेंसिटी जो है वह दिल्ली में देखने को मिलता है 273.67%। और न्यूनतम टेलीडेंसिटी की बात किया जाए तो न्यूनतम टेलीडेंसिटी बिहार में देखने को मिलता है। तो यह भी डेटा इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास संबंधी S&P ग्लोबल रेटिंग्स का पूर्वानुमान क्या है? यह जो पूर्वानुमान है वह S&P ग्लोबल रेटिंग्स का पूर्वानुमान है। 2023-24 में 6% पूर्वानुमान इन्होंने भारत की ग्रोथ का लगाया है। 2024-25 में 6.9% और 2025-26 में भी 6.9%। अगले 3 वर्षों में विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला अर्थव्यवस्था या देश बनेगा हमारा भारत। 2023-24 में 6%, 2024-25 में 6.9% और 2025-26 में भी 6.9% यह अनुमान है S&P ग्लोबल रेटिंग्स का। अगला है पीएम प्रणाम योजना से संबंधित। पीएम प्रणाम योजना को कैबिनेट ने 28 जून 2023 को स्वीकृति प्रदान की है। पीएम प्रणाम योजना का फुल फॉर्म पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, यह पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म है। हालांकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है फुल फॉर्म, क्योंकि इतना लंबा फुल फॉर्म वहां पर पूछेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पीएम प्रणाम योजना को कैबिनेट के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई। तो बताइए आप लोग, 28 जून 2023 को पीएम प्रणाम योजना को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। 28 जून 2023 को, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसके अंतर्गत 2023-24 में भारत की विकास दर 6.6% से घटकर 6.3% कर दिया गया और वैश्विक GDP 2.1% का पूर्वानुमान लगाया गया। यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि 2023-24 में भारत की विकास
विकास दर जो है वह 6.3% रहेगी और विश्व की विकास दर 2.1% रहेगी। यह डेटा इंपॉर्टेंट है। अगला है आवास वित्त क्षेत्र की निजी कंपनी HDFC का विलय HDFC बैंक में 1 जुलाई 2023 से कर दिया गया है। ठीक है। अगला IMT राजमार्ग का नाम आपने सुना होगा। IMT, I का मतलब होता है इंडिया, M का मतलब होता है म्यांमार और T का मतलब होता है थाईलैंड। आसियान की बैठक में आपने इसका जिक्र जरूर सुना होगा। IMT राजमार्ग, अभी एक राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसके अंतर्गत 3 देशों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। 3 देश कौन कौन से हैं? I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार और T फॉर थाईलैंड। भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? मणिपुर के म्योह से। IMT राजमार्ग जो है वह भारत के किस राज्य से होकर गुजरता है? मणिपुर के मोरेह नामक स्थान से। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और वर्ष 2027 तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लोग महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं जो कि अगस्त 2023 की मैगजीन में प्रतियोगिता दर्पण में चर्चा की गई है। नए रॉ प्रमुख, रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? रवि सिन्हा। इनका संबंध बिहार के आरा जिले से है। रवि सिन्हा बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने? जनार्दन प्रसाद। प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी? रमणीत कौर। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद व टोबैको से संबंधित हैं। वहीं इसके पहले 77वें सत्र के अध्यक्ष थे हंगरी के कसावा कुरैशी। BCC की नई कार्यकारी अध्यक्ष एलेन क्लास स्टीफन्स और RBI के डिप्टी गवर्नर, चौथे डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरामन बने हैं। फिर से एक बार जल्दी में देख लीजिए। नए रॉ प्रमुख रवि सिन्हा, ये बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जनार्दन प्रसाद। प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष रमणीत कौर। UNGA के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस। BBC की कार्यकारी अध्यक्ष एलेन क्लास स्टीफन्स। RBI के नए डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरामन। तो ये सारे अपॉइंटमेंट जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड है, उसे भी हम लोग अवार्ड को देख लेते हैं। अवार्ड में सबसे महत्वपूर्ण है गांधी शांति पुरस्कार 2021 का। 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को प्रदान किया गया है। गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है और इस वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को प्रदान किए जाने की फैसला किया गया है। इसके अलावा सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का अवार्ड किसे? NTPC लिमिटेड को सबसे पसंदीदा कार्यस्थल, मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार NTPC लिमिटेड को प्रदान किया गया है। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के अंतर्गत हिंदी भाषा के लिए अवार्ड अतुल कुमार राय को प्रदान किया गया है, इनकी उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए। और अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार अनिरुद्ध कानीसेट्टी को प्रदान किया गया है, उनकी रचना लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन साउदर्न इंडिया फॉर चालुक्य टू चोल, इसके लिए प्रदान किया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अतुल कुमार राय को और अंग्रेजी भाषा के लिए अनिरुद्ध कानीसेट्टी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023। देखिए, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 जो है वह हिंदी भाषा के लिए सूर्यनाथ सिंह को प्रदान किया गया, उनकी कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए। और अंग्रेजी भाषा के लिए सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है, उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए यह अवार्ड दिया गया है। अगला एक और महत्वपूर्ण है, वह है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022। फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड 2022 का पुरस्कार जो है उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड पहले स्थान पर स्थित है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों स्थित है संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर। यानी कि फोर्थ नेशनल वाटर अवार्ड, चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की सूची जारी की गई, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की सूची पहले स्थान पर मध्य प्रदेश स्थित है, दूसरे स्थान पर उड़ीसा स्थित है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों संयुक्त रूप से स्थित हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड हो गया। सर्वश्रेष्ठ जिला अगर देखा जाए तो उड़ीसा के गंजम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड प्रदान किया गया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले के जगन्नाथपुरम, यह ग्राम पंचायत का नाम है जगन्नाथपुरम, यह तेलंगाना राज्य के भद्राद्री कोठागुडेम जिला में स्थित है। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत का नाम है जगन्नाथपुरम।
सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का अवार्ड चंडीगढ़ को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड बरौनी थर्मल पावर बेगूसराय को प्रदान किया गया है। इसके अलावा CSR हेतु सर्वश्रेष्ठ उद्योग का अवार्ड HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड को प्रदान किया गया है। तो इसे आप लोग चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के हर एक पहलू को, सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किसने जीता है, सर्वश्रेष्ठ जिला का अवार्ड किसने जीता, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसने जीता, इन सभी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2023 नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को प्रदान किया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन और गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 शक्तिकांत दास RBI को प्रदान किया गया है। अगला है UN मिशन में प्राण गंवाने वाले 3 भारतीयों को डैग हैमरशोल्ड पदक प्रदान किया गया है। कौन कौन 3 भारतीय हैं, शिशुपाल सिंह, सानवाल राम बिश्नोई, साबिर ताहिर अली। ये 3 ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपने प्राण गंवा दिए थे और उनको वर्तमान समय में डॉग हैमरशोल्ड पदक से सम्मानित किया गया है, जिनमें से शिशुपाल सिंह और सानवाला राम बिश्नोई ये 2 कांगो की सेवा के दौरान कांगो की सेवा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे और साबिर ताहिर अली इराक में सेवा के दौरान इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इन तीनों भारतीयों को डॉग हैमरशोल्ड पदक से UN के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला है कुछ महत्वपूर्ण बुक्स। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स में मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यह संदीप साहू की बुक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है यार। मैडम प्रेसिडेंट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू के द्वारा लिखी गई है। अगला थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी TN सेशन की बुक है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स कस्तूरी रे की बुक है, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों बुक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आसान है, आप लोग इसे याद कर पाएंगे। अगला एक महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है। मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय के द्वारा 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। इस 3 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा होंगे। अन्य सदस्य में हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर महत्वपूर्ण हैं। कम से कम अध्यक्ष का नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप लोग क्या बताएंगे? गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा इस आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य 2 सदस्य का नाम आप भले याद न रखें, लेकिन अध्यक्ष का नाम हमेशा आप लोग याद रखें। अगला हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में किया गया। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 5 से 7 जुलाई 2023। L20 शिखर सम्मेलन, L20 यानी कि लेबर 20 यानी कि श्रम सम्मेलन, आप लोग जानते हैं कि यह बिहार की राजधानी पटना में 21 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन किया गया। इस आयोजन के L20 के जो अध्यक्ष थे वह L20 के अध्यक्ष हिरणमय पंड्या L20 के अध्यक्ष थे। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत L20 की स्थापना बैठक का आयोजन भारतीय मजदूर संघ के तत्वावधान में 18 से 20 मार्च 2023 को अमृतसर में किया गया था। अगला है तेलंगाना के प्रणीत बुपल्ला भारत में शतरंज के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कौन 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तेलंगाना के प्रणीत बुपल्ला। अगला है पुरुषों का जूनियर एशिया कप हॉकी। पुरुषों का जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है, इसका आयोजन ओमान में किया गया। भारत इसका विजेता रहा, लगातार चौथे बार भारत ने इसे जीता है और उप विजेता रहा है पाकिस्तान। यानी कि पुरुषों का जूनियर एशिया कप हॉकी जिसका आयोजन ओमान में किया गया, इसमें भारत विजेता रहा और इसने किसे हराकर जीता? तो पाकिस्तान को हराया, यानी कि पाकिस्तान उप विजेता बना। अगला पॉइंट है जापान में संपन्न एशियाई हॉकी महासंघ की महिलाओं की जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब पहली बार भारत ने जीता है। महिलाओं की जूनियर एशियाई चैंपियनशिप का खिताब भी भारत ने जीता है, तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
अगला है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। देखिए तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में आयोजित किया गया। यूपी के 4 शहरों में इसका आयोजन किया गया। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा जैसे 4 शहर हैं जहां पर यूपी में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें टॉप स्थान पर पहला स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रहा। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। अगला पॉइंट है जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। जून में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, तो आप क्या बताएंगे? मुंबई में किया गया है। अगला पॉइंट है पोलैंड की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराकर 11 जून को जीता? तो क्या है नाम? ईगा स्विएटेक। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पोलैंड की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराकर 11 जून को जीता? ईगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता महिला एकल में ईगा स्विएटेक बनी है। अगला है G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक यूपी के वाराणसी में आयोजित किया गया है। यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि G20 की जो 100वीं बैठक है वह भी वाराणसी में आयोजित किया गया। G20 की 100वीं बैठक कहां पर? वाराणसी में। G20 की 100वीं बैठक का वाराणसी में आयोजन किया गया है। इसके अलावा और आज का लास्ट पॉइंट है G20 के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात C20 की बैठक अरुणाचल प्रदेश नामसाई में संपन्न किया गया है। ठीक है, यानी कि G20 की वाराणसी में बैठक हुई आर्थिक और सामाजिक विकास मंत्रियों की, और सिविल सोसाइटी की बैठक हुई है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी सिविल सोसाइटी की बैठक संपन्न की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने अगस्त महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस किया है। इसके पूर्व में हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक की प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस कर दिया है। आगे आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत मैं सितंबर महीने की पीडी नोट्स को भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ये सभी वीडियो प्रतियोगिता दर्पण का समरी नोट्स का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे बार बार देखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आवश्यकता हो उसे आप लोग इसे देखकर हर एक फैक्ट्स को आप लोग कंठस्थ कर लें, ताकि एग्जामिनेशन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।